एक बार फिर से नई उमंग के साथ एवन कोचिंग क्लासेस में आप सबों का ढेर सारा स्वागत है। क्लास 12th की दूसरी सेकंड क्लास जाने वाली है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन ये लेसन हम लोग प्रीवियस एक वीडियो चला था, आप देखेंगे उसमें। उस वीडियो में आप ये पाएंगे कुछ ना कुछ आप जरूर सीखने को पाए हैं। और फिर दूसरे नंबर वीडियो में हम आपको कुछ और नया सिखाएंगे। और एक उमंग के साथ आप मेरे साथ लगे रहिएगा जरूर, मैं वादे के साथ कह रहा हूं। फिर से जैसे पीछे वाले वीडियो में हम लोग कुछ नया सीखने को पाए थे, वैसे इस नए वीडियो में भी कुछ नया नहीं बहुत नया सीखने को पाएंगे यार। हम लोग एक लंबा टाइम दिए हैं ना, तो सबसे पहले नंबर पर यहाँ एक छोटा सा शब्द आता है जिसे ही हम लोग लघु बीजाणु के नाम से अगर हम लोग जानते हैं। अगर यहाँ पर जब आपके दिमाग में क्यूरोसिटी लग रही होगी, पीछे के क्लास में हम आपको छोटा सा बता चुके हैं कि लघु बीजाणु धानी के बारे में हम आपको पीछे के क्लास में थोड़ा सा बताए थे। आज उसी के बारे में हम और गहराई से देखेंगे कि आपको एक शब्द मिलेगा जिसका नाम होगा लघु बीजाणु धानी। आखिरकार सबसे पहले यही जान लेते हैं कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है। तो जब आप ये जानेंगे तो आपको बहुत बढ़िया से मजा आएगा आखिरकार लघु बीजाणु जनन होते क्या हैं ना। तो सबसे पहले नंबर पर अगर हम लोग देख रहे होंगे कि लघु बीजाणु धानी में क्या होता है, आप कहेंगे सर इसी के अंदर तो लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो आपके दिमाग में नहीं, एकदम बढ़िया से आपको समझ में भी आ गया कि आखिरकार क्या होती है परिभाषा लघु बीजाणु जनन की। तो आपको याद हो गया है बाबू, सिर्फ यही समझना है कि लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणुओं का निर्माण होना ही लघु बीजाणु जनन कहलाता है। तो इस लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया को हम पूरे वीडियो में क्या करेंगे, समझेंगे। और आप ईमानदारी के साथ पूरे वीडियो में लगे रहिएगा। मैंने आपसे एक छोटा सा वादा किया था अभी पिछले वीडियो में कि मैं प्रतिदिन क्लास लेने के लिए आऊंगा और क्लास के अंदर एक ईमानदारी के साथ आपके साथ मेहनत करूंगा और आप भी मेरे साथ ईमानदारी से मेहनत करेंगे। देखिए आपको मैं बता रहा हूं कि लघु बीजाणु जनन तो आपको बहुत बढ़िया से याद हो गया होगा। तो यही लघु बीजाणु धानी के बारे में हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे। आखिरकार लघु बीजाणु धानी की होता क्या है। तो इसमें आप देख रहे होंगे ये छोटा सा जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको एक छोटा सा भाग मैं आपको समझाना चाहूंगा। ये जो होते हैं इसके अंदर जो भरा होता है इसका नाम होता है, आप कहेंगे सर यही होते हैं बीजाणु जन ऊतक या बीजाणु जनन ऊतक होते हैं। तो जब बीजाणु जनन ऊतक आपके दिमाग में मिला, सर ये बीजाणु जनन ऊतक क्या किया जाएगा, आपको ये समझना है कि बीजाणु जन ऊतक का हम लोग क्या करें आखिरकार। तो बीजाणु जन ऊतक जो आपको यहां पर बीच में दिख रहा होगा, ये बीजाणु जन ऊतक, इसमें 2n करके ऐसे भरा रहता है बीजाणु जन ऊतक। सदैव एक चीज पुराना इतिहास रहा है, जैसे हर एक चीज की रक्षा करने के लिए कुछ न कुछ होता है, तो वैसे बीजाणु जन ऊतक के चारों तरफ एक रक्षात्मक आवरण होता है जिससे ही हम लोग टेपिटम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, आप कहेंगे सर जिससे ही हम लोग टेपिटम के नाम से जानते हैं। और टेपिटम के बाहर ये 3 परतें आपको दिखाई दे रही होंगी। ये तीनों परतें जो है, आपको ये जो तीनों परतें दिखाई दे रही है, तो इसमें एक होती है मध्य परत होती है। पहले नंबर पर क्या होगी, आप कहेंगे सर मध्य परत। और फिर दूसरे नंबर पर क्या होती है, आप कहेंगे सर दूसरे नंबर पर क्या होती है, अंतः परत होती है, अंतः। और सबसे बाहर की तरफ क्या होती है, आप कहेंगे सर सबसे बाहरवा जो होती है ना उसका नाम बाह्य परत होता है। तो कुल कितनी परतें होती हैं, लघु बीजाणु जन ऊतक है उसके बाहर अगर आप देख रहे होंगे तो यहां पर दिख रहा होगा उसके बाहर एक कवर ऐसे घेरा हुआ है जिसका नाम क्या है, आप कहेंगे सर टेपिटम होता है। और आगे हम लोग समझेंगे कि आखिर टेपिटम क्या करता है। तो इसमें आपको आपके दिमाग में चल रहा होगा कि लघु बीजाणु धानी में मुख्यतः कितनी परतें पाई जाती हैं, आप कहेंगे सर मुख्यतः 3 परतें पाई जाती हैं। पहले नंबर पर आप नाम देते चलिए और मजे से समझते चलिएगा। पहले नंबर पर हम लोग किसका नाम दे देते हैं, आप कहेंगे सर पहले नंबर पर जो सबसे बाहर की तरफ है उसका नाम बाह्य परत है। और दूसरे नंबर पर क्या है, आप कहेंगे सर अंतः परत है। क्या है, अंतः परत। और फिर नेक्स्ट नंबर पर अगर लेके चलेंगे तीसरे नंबर पर आप कहेंगे सर अगला जो है ये मध्य परत है। और चौथे नंबर पे क्या है, आप कहेंगे सर टेपिटम है। बाबू ये जो तीनों परतें होती हैं, एक बाह्य परत और एक मध्य परत और एक अंतः परत, ये जो तीनों परतें होती हैं ये एक सुरक्षात्मक आवरण बनाती हैं। तो आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा चल रहा होगा कि सुरक्षात्मक आवरण आखिरकार कौन बना रहा है।
तो पहले नंबर पर बोलेंगे कि सर जो तीनों परतें थी, ये धरिया हम लोग देख रहे होंगे कि ये जो तीनों परतें हैं पहले नंबर पर ये सुरक्षात्मक आवरण बनाती हैं। पहला लाइन तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि आपके मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आएगा नहीं। तो पहले नंबर पर बोलेंगे, आप कहेंगे सर जो बाह्य होता है और एक क्या होता है, और दूसरे नंबर पर बाह्य परत, और दूसरे नंबर पर क्या होता है, आप कहेंगे सर अंतः परत होती है, और तीसरे नंबर पर क्या होता है, आप कहेंगे सर मध्य परत होती है। ये तीनों परतें जो होती हैं ये पहले नंबर पर क्या बनाती हैं, आप कहेंगे सर सुरक्षात्मक आवरण बनाती हैं, जो प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं, एकदम सुरक्षा करने का कार्य अगर कोई करता है तो ये बाहर की तीन परतें होती हैं। और दूसरे नंबर पर यही तीन परतें और क्या करती हैं, जो पराग कोश को स्फुटन में, ध्यान समझिएगा, लघु बीजाणु धानी के स्फुटन में भी क्या करती हैं, सहायता करती हैं। भाई लघु बीजाणु धानी के स्फुटन में भी क्या करती हैं, सहायता करती हैं, स्फुटन में। तो दूसरा लाइन आपको याद हो गया। और तीसरे नंबर पर, और ये पराग कणों को अवमुक्त करने में भी क्या करती हैं, पराग कणों को अवमुक्त करने में, अवमुक्त मतलब क्या होता है, निकल करके बाहर आने में भी क्या करती हैं, सहायता प्रदान करती हैं। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर जो बाहर की तीन परतें रही हैं, बाह्य, अंतः और मध्य, किसकी, तो आप कहेंगे सर जो ये हम लोग पढ़ रहे हैं लघु बीजाणु धानी की जो बाहर की तीन परतें होती हैं, ये क्या करती हैं, बाह्य, अंतः और मध्य, ये सुरक्षात्मक आवरण बनाती हैं। और दूसरे नंबर पे आपके दिमाग में चल रहा होगा कि गुरुजी और क्या होता है, आप कहेंगे सर लघु बीजाणु धानी के स्फुटन में भी सहायता करते हैं। आखिरकार स्फुटन जैसा जब शब्द मिलता है तो आपके दिमाग में क्यूरोसिटी सी लगती है, अरे आखिरकार स्फुटन क्या होता है। तो स्फुटन का मतलब होता है फूटना, समझ में नहीं, स्फुटन मतलब फूट गया। अच्छा फूटेगा तो गुरुजी उसमें से कुछ बाहर निकलेगा, हाँ भैया निकल रहा है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया कि नहीं, आप बताइए इसका नाम क्या है, आप कहेंगे पूरे स्ट्रक्चर का नाम सर लघु बीजाणुधानी है। और यहां पर अगर हम लोग देखेंगे लघु बीजाणुधानी में यहां पर स्फुटन हुआ कि नहीं, स्फुटन हो गया। और ये निकल कौन रहा है, आप कहेंगे सर ये सभी परागकण क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो ये दोनों पहले नंबर पर स्फुटन में सहायता, और दूसरे नंबर पर क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर परागकणों को अवमुक्त करने में भी सहायता प्रदान करती है। तो ये हम लोग कहानी पढ़ेंगे, अभी हम लोग यहां पर देखते हुए आते हैं, पीछे की तरफ समझ लेते हैं, उसके बाद यहां पर फिर से रिटर्न लौट के आएंगे। देखिएगा बाबू ये समझ रहे हैं हम लोग ना, इसको जब तक हम लोग समझेंगे और तब तक, जब तक समझ नहीं आएगा तब तक हम लोग एकदम बढ़िया से हम लोग समझेंगे। तो ये सुरक्षा याद हो गया कि नहीं, ये तीनों परतें, ये तीनों कार्य करने, और एक लास्ट में बचा हुआ है सर, इसको तो आप बताए ही नहीं, जिसका नाम क्या होता है बाबू, टेपिटम होता है। आखिर यही टेपिटम तो हमको समझना ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। भाई सुरक्षा मिलना शुरू हो गया है, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा एकदम बढ़िया से मिल रही है, लेकिन उनको भाई खाना भी चाहिए। तो वो जो पोषण मिलता है ना, तो आप कहेंगे सर जो पोषण मिलने का कार्य होता है तो टेपिटम क्या करता है, आप कहेंगे नेक्स्ट नंबर पर जो पराग कणों को पोषण देते हैं। याद हो रहा है कि नहीं, पराग कणों को क्या देते हैं, आप कहेंगे सर पराग कणों को पोषण देने का कार्य करते हैं। तो आपके दिमाग में चल भी रहा होगा और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो अगर गुरुजी इसको बता के समझा दीजिए तो और मजा आ जाएगा ना। हम लोग क्या करेंगे, बता के समझ लेंगे। सबसे पहले नंबर पर अगर हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, ऐसे छोटा सा स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे, तो इसके अंदर ढेर सारा, आप कहेंगे गुरुजी इसके अंदर क्या भरा होता है, इसके अंदर बीजाणु जन ऊतक भरे होते हैं। और वो जो बीजाणु जन ऊतक होते हैं वो सदैव क्या होते हैं, आप कहेंगे सर टूयन होते हैं। टूयन का मतलब क्या होता है, द्विगुणित होना। अरे भाई आप क्लास 11th में क्या पढ़ के आए हैं, यही तो आपको सिखाया गया था कि जहां पर यन मिलेगा, यन का मतलब ही होता है अगुणित होता है। क्या होता है, अगुणित। और टूयन का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर टूयन का मतलब द्विगुणित होता है।
बाबू 3n का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे गुरुजी त्रिगुणित होता है। तो आपके दिमाग में तो ये हलचल सी चल रही थी, आपके दिमाग में जो हलचल चल रही थी ना, मैंने इसको सॉल्व किया। n का मतलब अगुणित, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? हापोलाइड कहते हैं। बाबू क्या कहा जाता है? हापोलाइड। और द्विगुणित को हम लोग क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर डिपोलाइड होता है। और तीसरे नंबर पर जो त्रिगुणित होती है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइपोलाइड होता है। बाबू एक चीज ध्यान से समझना यार, हम लोग कंसंट्रेशन को बना के रखेंगे और ईमानदारी से लगे रहेंगे पूरे वीडियो में, तब ही आपको समझ में आने वाला है, अदरवाइज आपके समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आप सोचिए ना यार, इतना आसान होता ना तो सब पढ़ लेते। पढ़ाई इतनी आसान नहीं होती, थोड़ा सा टफेस्ट होता है, आपको लंबा टाइम देना पड़ेगा, एक दिन में कुछ नहीं होता है। जब पेपर नजदीक आता है ना, तो बच्चे की एक बात समझ में आती है कि अब हमको पढ़ाई करना चाहिए। तब आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ आप क्या करेंगे? अपना समय नुकसान करेंगे। तब 10-10 घंटा 12-12 घंटा पढ़ने से आपके कुछ नहीं होने वाला है। अभी से छोटा छोटा क्लास चलेगा, छोटे छोटे क्लास में क्या करेंगे आप लोग? रेगुलर वीडियो को वॉच करिए, देखिए, आपको पूरा वीडियो समझ में, मैं गारंटी के साथ कहता हूं पूरा वीडियो में समझ में आएगा, लेकिन पूरा देखना पड़ेगा बाबू, इतना आसान नहीं है। तो n माने क्या होता है? अगुणित होता है। और 2n का मतलब क्या होता है? द्विगुणित। और 3n का मतलब क्या होता है? त्रिगुणित। ये सभी जो भरे हुए हैं 2n होते हैं। और 2n है, इसका नाम क्या है? आप कहेंगे सर इसका नाम बीजाणु जनन ऊतक है। और इसी बीजाणु जनन ऊतक को निकालेंगे अभी हम। तो ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे, बीजाणुजन ऊतक के बाहर की तरफ एक परत होती है, जिसका नाम क्या होता है? आप कहेंगे सर इसी का नाम तो टेपिटम होता है, जो सुरक्षात्मक आवरण है, जो अभी उसको क्या दे रहा, सुरक्षात्मक आवरण है, सॉरी, जो क्या कर रहा है? पोषण देने का कार्य कर रहा है। और दूसरे नंबर पर आप कहेंगे सर एगो जो दूसरा होता है ना, इसका सुरक्षात्मक कार्य हो। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? एक परत और बनाएंगे, ये क्या होगी? आप कहेंगे सर इसका नाम होता है, भाऊ इसका नाम क्या होता है? मध्य परत। क्या होती है? मध्य परत होती है। और फिर मध्य परत के बाद और एक परत गुरुजी होता है। भाई आप अभी पढ़े हैं ना, यहां पर क्या करेंगे? और एक परत को हम ऐसे खींच खींच करके बनाते हुए चले जाते हैं। तो और एक परत जो बना हुआ दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या होता है? आप कहेंगे सर अंतः परत होती है। क्या होती है? अंतः परत। लेकिन अभी बात तो बनी ही नहीं है, बात तो अब बनेगी। जो सबसे बाहर की तरफ परतें होती हैं, उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? आप कहेंगे जो सबसे बाहरवा होती है सर, इसका ही तो नाम होता है बाह्य परत। क्या होता है? आप कहेंगे सर बाह्य परत। जो एनसीईआरटी में यहां पर दिखाया भी गया है, अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये सबसे बाहर की तरफ जो होता है, इसका नाम क्या होता है? आप कहेंगे सर इसका नाम बाह्य परत है। जो बीचवा में है, इसका नाम क्या है? मध्य परत। ये जो इसमें दिखाई दे रहे हैं, ये सभी क्या है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका अभी हम लोग इससे बनाएंगे। भाई ये बीजाणुजन ऊतक होते हैं, बाद में क्या बनते हैं? यहां पर देख रहे होंगे बीजाणुजन ऊतक दिखाई दे रहा है, और आज यही क्या बन गया? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बन गई। लेकिन कैसे बन रही हैं, आपको यही समझना है, और यही समझ गए तो आप सब कुछ समझ गए। तो अभी आप पीछे पढ़े हैं कि सर, अभी आप पढ़े हैं कि बीजाणुजन ऊतक पढ़े हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सर, अभी हम लोग क्या पढ़े? बीजाणु जनन ऊतक, बीजाणु जनन ऊतक पढ़े हैं। जब बीजाणु जनन ऊतक पढ़े हैं, और बीजाणु जनन ऊतक जब आगे विकसित होते हैं, तो एक नया नाम लेकर के आते हैं। आगे विकसित होकर के किसको लेकर के आते हैं? आप कहेंगे सर लेके आते हैं पराग मातृ कोशिका को। किसको लेकर के आते हैं? आप कहेंगे सर पराग मातृ कोशिकाओं को लेके आते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में पीएमसी के नाम से जानते हैं, जिसका नाम होता है पोलेन मदर सेल होता है। क्या होता है? आप कहेंगे सर इसका नाम है पोलेन। यम का मतलब क्या है? मदर। और सी का मतलब क्या होता है? सेल। पराग मातृ कोशिका जो होती हैं, उनका नाम क्या होता है? पोलेन मदर सेल होता है, या जिसे ही हम लोग पराग मातृ कोशिका कहते हैं। तो जब पराग मातृ कोशिका आपके दिमाग में मिला, तो आपके दिमाग में फिर से क्यूरियोसिटी जग रही होगी, सर आखिरकार हो क्या रहा है पराग मातृ कोशिकाओं के अंदर? तो पराग मातृ कोशिकाओं के अंदर हो क्या रहा है, तो आपको यही तो समझना है। तो पराग मातृ कोशिकाओं में पहले नंबर पर क्या होगा? आप कहेंगे सर
पहले नंबर पर इसमें आप करवा दीजिए समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन नंबर फर्स्ट होगा। इसमें अर्धसूत्री क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन नंबर क्या हुआ, आप कहेंगे सर सबसे पहले फर्स्ट करवा दीजिए। और करवाने के बाद अगर हम लोग देखेंगे यहां पर यन बन गया, यहां पर यन बन गया, तो इसमें आप कहेंगे सर इसमें दो अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। अभी पीछे की तरफ हम लोग समझ के आए हैं कि आखिरकार अगुणित का मतलब क्या होता है। बाबू ये देखिए ना, इसमें दिखाई दे रहा होगा यार, ये देखिए इसमें लिखा है कि अगर यन मिला है तो अगुणित, 2n मिला है तो द्विगुणित। आप बताइए ये जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है बीजाणुजन ऊतक क्या होते हैं, आप कहेंगे सर जो बीजाणुजन ऊतक होते हैं वो सदैव द्विगुणित होते हैं। और पराग मात्र कोशिकाएं क्या होती हैं, ये सदैव द्विगुणित होते हैं। और फिर लाइन यहां से बनेगी, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होते हैं, इसमें आप कहेंगे सर दो अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हो गया है। सर दो अगणित कोशिकाओं का जब निर्माण हुआ तो और दिमाग में चला, गुरुजी अगर एक बार और अर्धसूत्री विभाजन करेंगे तो क्या होगा, अब तो मजा ही आ जाएगा भैया, यही तो हमको करना ही है। आप कहेंगे सर एक बार और अर्धसूत्री विभाजन करेंगे, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नंबर क्या हो गया, आप कहेंगे सर अर्धसूत्री विभाजन नंबर सेकंड रख दीजिए, क्योंकि पहले वाले का तो नाम पड़ गया है अर्धसूत्री फर्स्ट, और दूसरे वाले का क्या नाम रख दिए, आप कहेंगे सर इसका नाम रख दीजिए अर्धसूत्री सेकंड रख दीजिए। और कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा ना कि अब की बार क्या नाम रख दिया गया, अर्धसूत्री सेकंड। तो पहले बीजाणुजन ऊतक होते हैं और यही बीजाणुजन ऊतक विकसित होकर के पराग मात्र कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, और यही पराग मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बनाती हैं, दो अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। और वही दो अगुणित कोशिकाएं, ये भाई अगुणित कोशिका, ये क्या है, अगुणित कोशिका। और इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन नंबर सेकंड होता है तो अर्धसूत्री विभाजन नंबर सेकंड होने के बाद और कुछ आपको नया मिल रहा है बाबू, आपको यही समझना है। और जो यही समझ लिया जान लीजिए सब कुछ समझ लिया। गुरुजी इसमें क्या मिल गया, चार अगुणित क्या मिल रहा है, ये सभी क्या मिल रहे हैं, आप कहेंगे चार अगुणित लघु बीजाणु मिल रहे हैं। अब इनका नाम क्या हो जाएगा, लघु बीजाणु हो जाएगा। अब आपको नाम याद हो रहा होगा ना, नाम याद हो रहा है कि नहीं, चार अगुणित लघु बीजाणु मिल गया। अब तक क्या था, आप कहेंगे सर अब तक इसका नाम जो था ना, अब तक क्या था, पराग मात्र कोशिकाएं, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, दो अगुणित कोशिकाएं बनी, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होने के फलस्वरूप चार अगुणित लघु बीजाणु बन जाते हैं। लेकिन जब बाबू यही परिपक्व हो जाते हैं, कौन परिपक्व होगा, आप कहेंगे सर चार अगुणित लघु बीजाणु। जब यही परिपक्व होते हैं तो कुछ नया बनाएंगे ना सर, हाँ बाबू नया बनाएंगे, इतना नया बनाएंगे कि कभी आप सोचे नहीं होंगे। अब यहीं से क्या होगा, अब यहीं से पराग कणों का क्या हो गया, निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, पराग कणों का। बाबू ऐसे आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे करके पराग कणों को बना देना है। आप कहें गुरुजी कितना बना ले मजा आ जाएगा, अरे भाई कितना पराग मात्र कोशिकाएं हैं, आप कहें गुरुजी चार चार गो हैं, तो आप कहेंगे एक तो बन गया गुरुजी, दूसरा बना दीजिए, लेकिन एगो और बना दीजिए गुरुजी। अब की बार समझ आ रहा है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहीं से एगो तीसरा बना देंगे, फिर कह दीजिए गुरुजी एगो चौथा बना दीजिए। तो आप कहेंगे गुरुजी जो पराग मात्र कोशिका ये क्या है, अगुणित लघु बीजाणु है, अगुणित लघु बीजाणु है। ये अगुणित लघु बीजाणु किसका निर्माण करते हैं, ये सभी पराग कणों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, आप कहेंगे सर ये पराग कणों का तो निर्माण हो गया ना, यही तो हम लोग चाहते थे, पराग कणों का निर्माण हो गया। अब मजा आ रहा होगा कि सर पराग कणों का निर्माण कर दिए आप, यही सबसे बड़ी समस्या होती है कि पराग कणों का निर्माण कैसे होता है। तो आपके दिमाग में और एक बात चल रहा होगा, गुरुजी अब तो चार चार गो बन गया, मजा आ जाएगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और दिमाग खपा देंगे, और एक दिमाग खपा के आप लोग ये कुछ नया सीखने को पाएंगे। आप लोग यहां पर हम लोग इसको कर देते हैं, कोई दिक्कत है, एकदम आराम समझना है कि आपके कहने का मतलब क्या है, गुरुजी आप क्या खपाना चाहते हैं, क्यों दिमागवा खपाना चाहते हैं हम लोगों का। देखिए बाबू आपका मैं दिमाग इसलिए थोड़ा सा वेस्ट करना चाहता हूं और ध्यान से समझाना चाहता हूं कि एक पराग मात्र कोशिका मतलब 1 पीएमसी के द्वारा, एक पराग मात्रिका कोशिका के द्वारा चार पराग कणों का क्या होता है, आप कहेंगे सर चार पराग कणों का तो निर्माण होता है ना।
यही तो हम लोग चाहते ही थे। तो आप कहें सर, सबसे पहले कुछ हम लोग फिर से रिव्यू करते हैं। परागमात्र लघु बीजाणु ऊतक होते हैं, लघु बीजाणु ऊतक परागमात्र कोशिकाओं को बनाते हैं, परागमात्र कोशिकाएं पुनः अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप द्विगुणित कोशिकाएं बनती हैं, द्विगुणित कोशिकाओं में पुनः अर्धसूत्री विभाजन नंबर सेकंड होता है, इसमें 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। 4 अगुणित लघु बीजाणु परिपक्व होकर के परागकणों का निर्माण करते हैं। कितना परागकण? बोलेंगे सर 4 गो परागकण बनता है। कितना परागकण बनता है? 4 गो। तो यही तो समझना ही था ना, एक पराग मातृकोशिका से 4 परागकणों का निर्माण होता है। लेकिन एनसीईआरटी की तो भाई बातें अलग है, एक एक को क्वेश्चन ऐसे खोद खोद के पूछता है ना, बच्चों को एकदम डरवा डरवा के। देखिए डरवाएगा कैसे, आपसे कहेगा 240 परागकणों के निर्माण में, 240 परागकणों के निर्माण में कुल कितने पराग मातृ कोशिकाओं की आवश्यकता होगी? पराग मातृ कोशिकाओं की आवश्यकता होगी। लगा सकते हैं नहीं? जब आप सोचिए परागकणों का निर्माण है 240 है, आप बताइए कितने पराग मातृ कोशिकाओं की आवश्यकता होगी? तो आप कहेंगे सर जब 240 पीएमसी दिया गया है, 240 क्या दिया गया है? पीएमसी, और क्या निकालना है आपको? परागकण निकालना है। जब परागकणों को निकालना होगा ना, तो आपको क्या करना है सर? 240 जो दिया गया ना, अगर इसको 4 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? आ जाएगा ना, 6 चौका कितना हो जाएगा? 24, और कितना आ जाएगा? 60 पीएमसी। किसके द्वारा? आप कहेंगे सर 60 पीएमसी के द्वारा, 60 पीएमसी 60 सॉरी परागकण है, इससे क्या निकालना है? आप कहेंगे सर परागकण, और इससे निकालना है पीएमसी को। क्या निकालना है? पीएमसी को। परागकण से पीएमसी निकालने के लिए हम लोग 4 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। आगे आगे नहीं, आपकी समझ में कुछ कुछ आ रहा होगा। और फिर आपको कहेंगे सर बन क्या गया है, हम लोग जो बनाए हैं उसका नाम क्या है? आप कहेंगे सर हम लोग बनाए हैं परागकण को। किसको बनाए हैं बाबू? परागकण को बनाए हैं। और इसी परागकण के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट। आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।